हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है टिके हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज से हम जो एक नया कोर्स चालू करने जा रहे हैं, जो कि एनसीईआरटी सीबीएसई पैटर्न पर आधारित कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान के नोट्स टाइप पर, यानी हर चैप्टर को हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे उसमें क्या है, क्या पढ़ना है और कैसे उसको समझें। तो इस कोर्स से या इस प्लेलिस्ट से आप जुड़ने की कोशिश करें, जो कि कक्षा 10 के लिए एमपी बोर्ड में इस साल सीबीएसई पैटर्न पर आधारित एनसीईआरटी बुक लागू कर दी गई है। तो हमें अब यही पढ़ना पड़ेगा। तो उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, आप लोग देख लेते हैं और फुर्सत हो जाते हैं। तो देखने के साथ साथ लाइक करना है। लाइक के साथ साथ अब अगर आपको कुछ पूछना है या फिर किस टॉपिक की वीडियो चाहिए, उस टॉपिक की आप सजेशन कमेंट्स कर सकते हैं और वो वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर कर दें। तो चलिए देखते हैं आज कक्षा 10 की समाज विज्ञान एनसीईआरटी एमपी बोर्ड पर पार्ट 1 संसाधन एवं विकास। हम सबसे पहले देखेंगे कि इस पाठ के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संसाधनों का वर्गीकरण, उत्पत्ति के आधार पर, समाप्य के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर। इन स्तरों पर संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है, संसाधनों के प्रकार को बांटा गया है। संसाधनों के विकास कैसा हुआ, इसको पढ़ेंगे। संसाधनों का नियोजन कैसे हुआ, ये भी पढ़ेंगे। भू संसाधन क्या है, भारत में भू संसाधन कौन कौन से हैं। फिर हम पढ़ेंगे भारत में भू उपयोग प्रारूप, भूमि निम्नीकरण एवं संरक्षण उपाय, मृदा संसाधन, मृदाओं का वर्गीकरण, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल एवं पीली मृदा, लैटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, वन मृदा। जितनी मिट्टी के प्रकार हैं, मृदा के प्रकार हैं, उन सबको पढ़ेंगे। मृदा अपर्दन एवं संरक्षण, ये भी हम इस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं संसाधन। संसाधन क्या है। सबसे पहले प्रश्न उठता है, संसाधन क्या है। तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोग की जाती है। क्या? प्रत्येक वस्तु धरातल पर, पर्यावरण, धरातल पर ही नहीं, पर्यावरण पर जो भी वस्तुएं उपलब्ध हैं वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनका हम यदि उपयोग करते हैं और जिसको बनाने के लिए तकनीकी उपलब्ध है, ठीक है ना, जो आर्थिक रूप से संभाव्य एवं सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन कहलाता है। तात्पर्य यह हुआ कि साधारण शब्दों में कहें कि प्रकृति प्रदत्त वे सभी वस्तुएं, प्रकृति के साथ साथ मानव निर्मित भी, ठीक है ना, प्रकृति एवं मानव निर्मित वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपयोग की जाती है, वो क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं संसाधनों का वर्गीकरण। तो संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन, अजैव संसाधन दो हो गए हैं। समाप्य के आधार पर नवीनीकरण संसाधन, अनवीनीकरण संसाधन। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको कंपटीशन में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आप आगामी जब कभी भविष्य में, फ्यूचर में आप परीक्षा देंगे तो ये नवीनीकरण, अनवीनीकरण वहाँ उदाहरण दे देता है, तो बहुत कन्फ्यूजन होता है। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन। विकास के स्तर के आधार पर संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार एवं संचित कोष। ये इतने प्रकार के संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है, ठीक है ना। तो उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं, जो पहला है जैव संसाधन। जैव संसाधन क्या है? जिन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल में से होती है, ठीक है ना, जिसमें जीवन व्याप्त है, जैव संसाधन कहलाते हैं। तो जिन संसाधनों को जैव मंडल से प्राप्ति होती हो और जिनमें जीवन व्याप्त है, वो सभी क्या कहलाएंगे, जैव संसाधन। जैसे मनुष्य हो गया, वनस्पति जात हो गया, प्राणी जात हो गया, मस्त जीवन हो गया, पशुधन। जिनमें जीवन है
वे सभी क्या है, जैव संसाधन के अंतर्गत आएंगे। अजैव संसाधन, निर्मित वस्तुओं से बने सारे संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। ठीक है ना। निर्मित मतलब निर्जीव, निर्जीव वस्तुओं से बने सारे संसाधन क्या कहलाते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि चट्टानें, धातुएं, ये निर्जीव हैं जिनमें जीवन ना हो। जैव मतलब जीवन होना, अजैव मतलब जीवन ना होना। ओके। समाप्या के आधार पर जो संसाधनों का वर्गीकरण, नवीनी संसाधन, नवीनीकरणीय, अनवीनीकरणीय। नवीनीकरणीय में देखिए कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, नवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। जैसे सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन या वन्य जीवन। अनवीनीकरण संसाधन, वे संसाधन जो एक बार प्रयोग करने के बाद खत्म हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, एक बार प्रयोग करने के बाद खत्म हो जाते हैं। इन संसाधनों के बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, जैसे तेल, कोयला आदि। इसके अंतर्गत आपको बहुत सारे आ जाएंगे, जैसे कि जितनी भी धातुएं हैं वे सभी अनवीनीकरण संसाधन के अंतर्गत आ जाएंगे। ओके। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन क्या है? व्यक्तिगत संसाधन जिन संसाधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथों में होता है, जिसका कोई एक मालिक होता है, वो क्या कहलाता है? व्यक्तिगत संसाधन। जैसे भूखंड, घरों या अन्य जायदाद के मालिक निजी व्यक्ति होते हैं। ओके। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, इसमें जिन संसाधनों का स्वामित्व समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। ठीक है ना। जैसे सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, खेल के मैदान पूरे समुदाय के लिए उपलब्ध होते हुए क्या कहलाएंगे? सामुदायिक संसाधन कहलाएंगे। राष्ट्रीय संसाधन हुए हैं। अगला तीसरा, देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। तकनीकी तौर से सभी संसाधन राष्ट्र के होते हैं, उनमें राष्ट्र जब चाहे तो उसको ले सकता है, हड़प सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, तटरेखा से 200 किलोमीटर की दूरी, अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र से पूरे खुले महासागरीय संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। तटरेखा से 200 किलोमीटर की दूरी से पूरे खुले महासागरीय संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। इन संसाधनों में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। तीन संसाधनों को हम अंतर्राष्ट्रीय सहमति के आधार पर ही हम उपयोग कर सकते हैं। अगला जो प्रकार है विकास के स्तर के आधार पर, तो इसमें संभावी संसाधन, जब वैसे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया जा सकता, वे संभावी संसाधन कहलाएंगे। जैसे कि भारत के पश्चिमी भाग, राजस्थान या गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है, तो संभावना है लेकिन उपयोग नहीं किया जा सकता, ये संभाव्य हुए। विकसित संसाधन, वैसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका हो है और जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। ठीक है ना। अगला देखते हैं भंडार। भंडार क्या है? संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है परंतु प्रौद्योगिकी के अभाव में जिनका उपयोग नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए जल दो ज्वलनशील गैसों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है, जिसे ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन तकनीकी ज्ञान के अभाव में ऐसा संभव नहीं है। ठीक है ना। ये भंडार हो गया। संचित कोष क्या है? वैसे संसाधन जो भंडार का ही एक हिस्सा है, जिनका उपयोग उपलब्ध तकनीकी द्वारा किया जा सकता है परंतु जिनका उपयोग अभी तक शुरू नहीं किया गया है, जैसे बांधों में जल, वन आदि संचित कोष है। ओके। चलिए देखते हैं संसाधनों का विकास कैसे हुआ। तो संसाधनों का विकास निम्न आधारों पर किया जाता है। मानव अस्तित्व के लिए संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है, इसलिए मानव द्वारा इसका अंधाधुंध उपयोग किया गया, जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई है। पहला, कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास होना। समाज के
कुछ ही लोगों के हाथों में संसाधनों का संचय, जिसमें समाज के दो हिस्सों, संसाधन संपन्न अमीर तथा संसाधनहीन यानी गरीब के बीच संसाधनों का बंट जाना। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण ने वैश्विक पारिस्थितिक संकट को पैदा किया है, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि। मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए समाज में संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। संसाधनों के सही उपयोग के लिए हमें सतत आर्थिक विकास करने की आवश्यकता है। सतत आर्थिक विकास का तात्पर्य ऐसे विकास है जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अपेक्षा न करे। इस प्रकार हम करके संसाधनों का विकास कर सकते हैं, ये सभी स्टेप अपना करके, ठीक है ना। संसाधन नियोजन क्या है? संसाधन नियोजन को समझते हैं। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान होते हैं। निम्नलिखित तरीकों से, निम्नलिखित स्टेप को अपना करके हम संसाधन का नियोजन कर सकते हैं। पहला, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उसकी तालिका बनाना। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना शामिल होते हैं। पहला। दूसरा, संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना, ठीक है ना। तीसरा, संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। इस प्रकार करके कि हम क्या कर सकते हैं, संसाधन का नियोजन करते हैं। 3 स्टेप हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। ओके। भू संसाधन क्या है, अब देख लेते हैं। भू संसाधन, भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पत, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित हैं। भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए हमें इसका उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। तो जो कुछ भी है भूमि में, धरातल पर ही भूमि संसाधन है, भू संसाधन है। धरातल के अंतर्गत चाहे जो कुछ भी हो, वो सभी संसाधन क्या है, भू संसाधन के अंतर्गत आएंगे। ओके। भारत में भूमि संसाधन, भारत में भूमि संसाधन देख लेते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। लगभग 30% भू क्षेत्र पर विस्तृत रूप में पर्वत स्थित है जो 12मासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये 30% भाग पर है। लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है जिसमें खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय है। तो 43% क्षेत्रों में भू संसाधन का मैदान है जो कृषि और उपयोग के लिए है। 30% भूभाग के पर्वतीय क्षेत्र है और 27% पठारी में है। तो कितना हो गया, टोटल हो जाएगा आपका 100%। तो जितना भारत में भूभाग है उसमें से उनको 3 भागों में बांट करके अध्ययन कर लिया गया है भारत में भूमि संसाधन को। भारत में भू उपयोग प्रारूप क्या है, देख लेते हैं। भू उपयोग को निर्धारित करने के वाले तत्व हैं भौतिक कारक जैसे भूआकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार। मानवीय कारक में जैसे जनसंख्या, घनत्व, प्रत्योग की क्षमता, संस्कृति एवं परंपराएं इत्यादि शामिल है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। ये पॉइंट में है, प्रतिशत में दिया गया है और इसका क्षेत्र, भारत का क्षेत्रफल आप लोग याद करिएगा। परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों, असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं किया गया है। मतलब भारत में इतना क्षेत्रफल है, लेकिन अब धीरे धीरे क्या, कुछ जैसे पाकिस्तान कश्मीर का कुछ हिस्सा ले लिया है, चीन भी ले लिया है, उसी तरह असम के, अरुणाचल प्रदेश का भी जो भाग है उसमें भी चीन का अधिकार है, इसलिए इस क्षेत्र में थोड़ा परिवर्तन हो गया है। ओके। भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। भूमि निम्नीकरण किसके कारण होता है और उनके रोकने के क्या उपाय हैं। कुछ मानव क्रियाएं जैसे वन उन्मूलन, अति पशुचारण, खनन ने
भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। भूमि निम्नीकरण को रोकने के क्या उपाय हैं? वनारोपण करके, ठीक है ना, वनों को लगा करके, चारागाहों को उचित प्रबंधन, चारागाह यानी वन का जो चारागाह किया जाता है, वन काटना, उन पर उचित प्रबंधन कर दिया जाए, मतलब उनमें एक निश्चित नियम बना दिया जाए। पशु चारण नियंत्रण, पशु को चारण जो होता है, घास फूस ये जो काट चल लेते हैं पशु, उन पर नियंत्रण लगाना चाहिए। रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियाँ द्वारा स्थिरीकरण करके, ठीक है ना, बंजर भूमि का उचित प्रबंधन करके, ठीक है ना, खनन नियंत्रण करके, इस पर क्या किया जा सकता है, ये सब स्टेप अपना करके भूमि संरक्षण किया जा सकता है, यानी भूमि को संरक्षित किया जा सकता है। भूमि के कटाव होने से बचाया जा सकता है। ओके, अगला देते हैं मृदा संसाधन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मृदा संसाधन। मृदा अथवा मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है, ठीक है ना। तो मृदा ही मनुष्य के जीवन का आधार होता है। मनुष्य के साथ साथ पूरे संपूर्ण जीव जगत के लिए क्या है, ये एक आधार होती है। तो यह बहुत बड़ा संसाधन है। मृदा का वर्गीकरण, मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु और रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को निम्नलिखित प्रकारों में बांटा गया है। सबसे पहले जो भारत मृदा के प्रकार आती है भारत में, तो वो आती कौन सी, जलोढ़ मृदा। यह संपूर्ण उत्तरी मैदान जो है जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। भारत का जो उत्तरी भाग है जलोढ़ मृदा से बना है। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। तो जो नदियों के किनारे का भाग होता है, मैदानी भाग होता है, वहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अधिकतम उपजाऊ होने के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है, गहन, ठीक है ना, जिसमें जहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक होता है, जहाँ खेती होगी वहाँ पर क्या होगा, जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा पाया जाएगा। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूने युक्त होती हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं ये चीज़ कि किन में पोटास और फास्फोरस चूना है। लगभग हर मिट्टी में पोटास और फास्फोरस पाया जाता है, ठीक है ना। अब ये किस फसलों के लिए उपयोगी होती है, ये गन्ने, चावल, गेहूं, अन्य अनाजों तथा दलहन फसलों के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है ना। काली मृदा, काली मृदा या काली मिट्टी इसे कहा जाता है। इन मृदाओं का रंग काला तथा इन्हें रेगर मृदाएं भी कहा जाता है। रेगर याद रखिएगा। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के पत्थर पर पाई जाती है तथा दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदी की घाटियों पर तक फैली है। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है। ओके, अब देखते हैं तीसरा जो है लाल एवं पीली मिट्टी। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रबेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई हैं। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर पश्चिमी घाट क्षेत्रों में पहाड़ी पथ पर पाई जाती है। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। लेटराइट मृदा, लेटराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। ये मृदाएं मुख्य तौर पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मृदा पर अधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर ही खेती की जा सकती है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। ह्यूमस मतलब उपजाऊ। अधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। मरुस्थलीय मृदा, ये मृदाएं मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। मरुस्थलीय मतलब जो मृत हो, जहाँ पर उपजाऊपन न हो।
इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्प दर अधिक है और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। नमक की मात्रा अधिक पाए जाने के कारण झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जा सकता है। वन मृदा क्या है? वन मृदा ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती है। ठीक है ना। मृदा संरक्षण अब क्या होता है, मृदा अपरदन क्या होता है और उसका कैसे संरक्षण किया जाता है। मृदा अपरदन के प्राकृतिक कारक पवन, हिमनदी और जल मृदा अपरदन के प्राकृतिक तत्व हैं। मानवीय कारक जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन आदि मृदा अपरदन के मानवीय कारक हैं। मृदा संरक्षण के उपाय क्या है? सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि, पट्टी कृषि, पेड़ों को कतार में लगाकर रक्षक मेखला बनाना। तो इस प्रकार हम मृदा के संरक्षण को उपाय कर सकते हैं, पूरी तरह से पेड़ लगा करके। ठीक है ना। तो अब ये हम इनको थोड़ा सारांश के रूप में देख सकते हैं कि इस पाठ में हमने क्या क्या पढ़ा। भारत में संसाधन नियोजन के 3 सोपान हैं, ये हमने पढ़ा। देश के विभिन्न क्षेत्रों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना, संसाधन विकास योजना लागू करके उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल एवं संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना, संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। फिर हम पढ़े हैं भारत में भू उपयोग प्रारूप कौन कौन से है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल इतने 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ये हमने पढ़ा। 93% भाग के ही भू उपयोग के आंकड़े उपलब्ध है। असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी नहीं है। जम्मू और कश्मीर, पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों की भूमि उपयोग का सर्वेक्षण नहीं हुआ है। स्थायी चारागाहों के अंतर्गत भूमि में कमी आई है। प्रति भूमि, जिस भूमि पर 2-3 सालों में एक फसल ही की जाती है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र, 1 वर्ष में बोया गया कुल क्षेत्र होता है। पंजाब और हरियाणा शुद्ध बोया गया क्षेत्र सबसे अधिक है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार में कम शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। ठीक है ना। भारत में 54% भाग पर खेती होती है। भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1952 में लागू की गई थी। बंजर भूमि, पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि, गैर कृषि नियोजन में प्रयोजनों में बस्तियां, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग, भू संसाधनों का निम्नीकरण लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण है। तो ये रहा पार्ट 1 के डिटेल। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में इसके हम प्रश्नोत्तरों को पढ़ेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। यदि आप चैनल में पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। इसी तरह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।